सौदा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान विकास सेठी, किरण जाधव और क्रिस सुब्रमण्यम बने हुए हैं और हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे कि आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है, ब्रोकरेज हाउसेस कौन से स्टॉक्स पर बुलिश और बेरिश हैं और काफी सारे शेयर हैं जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। इन सब पर बात होगी। आप देखिए, आईटी सेक्टर आज फोकस में रहने वाला है और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी फोकस में रहने वाला है। कई छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनको कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं और दहिसर ईस्ट अंधेरी के बीच में मुंबई में मेट्रो बनाने के लिए कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। सिंप्लेक्स इंफ्रा, जय कुमार इंफ्रा और एनसीसी को, इन तीन कंपनियों को ऑर्डर्स दिए गए हैं। 16.5 किलोमीटर की एक लाइन बनेगी और ये जो 16.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो इन तीन कंपनियों के बीच में बांटा गया है। विकास, कैसे देखते हैं आप इस खबर को और कौन सा स्टॉक आपको इन तीनों कंपनियों में पसंद है सबसे ज्यादा? देखिए हेमंत, ये जो न्यूज आई है ये बिल्कुल पॉजिटिव है। तीनों कंपनियों के लिए एक बड़ा ऑर्डर है जो तीनों को मिला है, तो रुझान तो पॉजिटिव तीनों में ही रहना चाहिए। बाकी इन तीनों कंपनियों में जो फंडामेंटल्स के हिसाब से या बैलेंस शीट की क्वालिटी के हिसाब से मुझे एनसीसी ज्यादा पसंद है, तो एनसीसी वुड बी ए स्टॉक टू बेट ऑन। और इस न्यूज के ऊपर जो अगर बाजार में इन स्टॉक्स में तेजी होती है तो मेरी राय में लंबी अवधि के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए खरीदारी करने के लिए। बाकी डिक्लाइंस पे एनसीसी कुड बी बॉट। एक और स्टॉक रिलायंस डिफेंस राइट्स इशू के लिए बोर्ड मीटिंग हो रही है 22 तारीख को, ऐसी खबरें अभी भी आती हुई। विकास, आपकी कॉल किसमें? रिलायंस डिफेंस, रिलायंस पीपावाव डिफेंस जो पहले हुआ करते थे। देखिए, डिफेंस एज ए सेक्टर तो बहुत ही अच्छा लगता है, जिस तरह से सरकार की पॉलिसीज है मेक इन इंडिया की और डिफेंस पे जो बढ़ावा देने की। बट इस स्पेस में रिलायंस डिफेंस वुड नॉट बी माय चॉइस। मेरी पसंद में वॉलचंद नगर, अगर मिड कैप जो देखना है डिफेंस स्टॉक्स, तो वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है, फिर एक एक्सिस केड्स करके एक कंपनी है जिसको मैंने काफी बार पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, वो अच्छा लगता है। तो आई वुड लाइक टू बेट ऑन दीज 3 कंपनीज रादर देन रिलायंस डिफेंस। ओके, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। एक्सिस केड्स, मुझे याद है जब पिछली बार हमारे एक्सपर्ट विकास ने इसको सुझाया था तो स्टॉक में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। आज फिर इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए। डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है। एक और ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ARSS इंफ्रा, इसको भी एक करीब 64 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। किरण, ARSS इंफ्रा, सिंप्लेक्स इंफ्रा, जय कुमार, एनसीसी, आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है चार्ट्स पर? ARSS इंफ्रा का स्ट्रक्चर वैसे ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी मूव नहीं दिखाई दे रही, पर जैसे विकास जी बहुत बात कर रहे थे वैसे एनसीसी का चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। पहले RSS इंफ्रा की बात करें तो ये एक अच्छे रेंज से निकला है। 35 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, एक अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है, उसके साथ वॉल्यूम्स भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक मोमेंटम जारी रखता है तो 37 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और टारगेट्स के लिए अगले 2-3 हफ्तों में करीबन 47 से 50 तक जाने की उम्मीद है। पर एनसीसी का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छे कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ पर मार्केट ओपन सेशन शुरू हो रहा है। एनसीसी पे आपकी कॉल हम आगे लेंगे, शुरुआत भी देख लेते हैं, उसके बाद ज्यादा बेहतर लेवल हम ले पाएंगे। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी के आंकड़े जो आ रहे हैं 7,980, 81, 70, 71, 69, तो थोड़ा सा अटकता हुआ बिल्कुल SGX के रास्ते पे, लेकिन 7972 करीब 50 पॉइंट का एक गैप अप निफ्टी ने दिया है। यहाँ पर सेंसेक्स में हालांकि उछाल थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है। अगर आप देखें रिलेटिवली निफ्टी के शेयरों में जो मदद मिल रही है खासतौर पे इन्फोसिस से जो करीब 2.5% ऊपर है, HDFC करीब 2.5% ऊपर है इंश्योरेंस के IPO की खबर के बाद, जैसी कि हमें उम्मीद थी। इसके अलावा रिलायंस, भारती एयरटेल, HCL टेक और विप्रो में एक उछाल अभी अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि ये टिकता है या नहीं। बायबैक पर भी आज फैसला होना है बोर्ड मीटिंग में, इसलिए ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके अलावा M&M, हिंडाल्को, TCS अब करीब 2-2.25 बल्कि 2.5% की तेजी अब TCS में भी देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर IT से एक अच्छी मदद मिलती हुई और थोड़ा बहुत सारा कुछ और दिग्गजों की ओर से आ रहा है। हेमंत, ये कह सकते हैं बिल्कुल, और रुपया भी देखिए मजबूती के साथ ही खुला है। जिस तरह से फ्लोज अच्छे रहे हैं पिछले कुछ दिनों में FIIs की तरफ से, अब आप देखिए रुपया 66.27 पर खुलता हुआ 66.55 पर इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में समाप्ति दी थी और उसके मुकाबले आप देखिए मजबूती के साथ रुपया खुल रहा है। FIIs फ्लोज का साफ तौर पर फायदा मिल रहा है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। IT कंपनियों पर सबसे ज्यादा जबरदस्त एक्शन देखा जाएगा। HCL टेक भी देखिए 2.5% मजबूती के साथ खुलने के संकेत आपको दे रहा है। लेकिन नियति हमारे साथ अब जुड़ चुकी है जो हमें हर रोज बताती है
कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेजेस की रडार पर है। नियति बताइए आज कौन से शेयर आपने चुने? आईटी सेक्टर से शुरुआत करते हैं हेमंत। माइंडट्री है सबसे पहले रडार पे, जहां राय बटी हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि कुछ एक ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा पॉजिटिव है। जिस तरह से उन्होंने प्रॉफिट वार्निंग जारी की थी उसके बाद बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। क्रेडिट स्विस जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 725 से बढ़ा के इन्होंने 850 तक का कर दिया है। 14 से 15% की मौजूदा भाव से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। डिजिटल जो कि अब इनका 40% कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू को कर रहा है, उसकी ग्रोथ आगे भी इनको ड्राइव करती हुई नजर आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं अपना न्यूट्रल का कॉल मैक्वायरी भी, और टारगेट 810 रुपए तक का दिया है। 11% का अपसाइड ये भी देख रहे हैं। स्ट्रांग डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है आपको FY17 में 18.8% का इनका अनुमान है। सिटी मगर बिकवाली की सलाह मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इनके जो चैलेंजेस है BFSI सेगमेंट की और जो रिटेल क्वार्टर्स है उसकी वजह से 1 से 2 तिमाहियां अभी लगेंगी कि इनको ये स्टेबलाइज कर पाएंगे। Q4 के नतीजे हालांकि अच्छे थे। टारगेट प्राइस रिवाइज कर रहे हैं, 650 से आपका टारगेट प्राइस बढ़ा के 685 का कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव से 6% के आसपास नीचे है। कोटक भी अपना रिड्यूस का कॉल मेंटेन कर रहा है और 713 के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। मार्जिन्स अभी भी प्रेशर में रहेंगे और प्राइसिंग प्रेशर जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में वो भी आगे जारी रहेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे तमाम ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है, अच्छे नतीजे दिए हैं। निम्स का 19 तिमाहियों बाद पॉजिटिव होना, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे आना, ये सबसे ज्यादा ब्रोकरेजेस को भा रहा है। क्रेडिट स्विस मेंटेन कर रहा है अपना आउट परफॉर्म की रेटिंग, 500 तक के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। हालांकि सबसे कमजोर लक्ष्य है अभी तक का जितना भी अपसाइड है। JP मॉर्गन ओवरवेट है 570 तक के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मगर सबसे ज्यादा बुलिश है, 575 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं 19% के अपसाइड पोटेंशियल के लिए। और UBS ये सबसे ज्यादा बुलिश कॉल है, 600 रुपए तक के लक्ष्य आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस दिखा सकता है। मौजूदा भाव से 24% के अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। रिजल्ट्स इन लाइन थे। असेट क्वालिटी स्टेबल है, बेस्ट है अभी तक के जितने में भी आई है, इससे आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 600 तक का लक्ष्य आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस दिखा सकता है। ओके, तो 600 तक के लक्ष्य UBS के LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए निकल कर आ रहे हैं। हमने देखा था सोमवार को बाजार के दौरान इसके नंबर आए थे और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया था ये स्टॉक, लेकिन आज अच्छा प्रदर्शन शायद ये शेयर फिर से दिखा सकता है। लेकिन सबसे दमदार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक हम आपको बताते हैं। CNBC आवाज ने जो जैकपॉट शेयर की सीरीज 2 शुरू करी है, उसमें आशीष वर्मा आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे आज का जैकपॉट स्टॉक। डेक्कन गोल्ड माइंस है आज हमारे रडार पे, और जैसे नाम सजेस्ट करता है ये कंपनी गोल्ड माइनिंग के कामकाज में है। आइडिया था कि इस देश में आए और सोने को एक्सप्लोर करें, उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें। कहा जाता है इस देश का जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है। इंडिया का जो जियोलॉजिकल टेरेन है उन कंट्रीज की तरह है जहां पे अब तक तगड़े गोल्ड के डिपॉजिट्स मिले हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया से आप कंपेयर कर सकते हैं, और अब तक हमारे पास जो जियोलॉजिकल पोटेंशियल है उसका हमने 10% तक भी एक्सप्लोर नहीं करा है। तो शायद हम एक गोल्ड माइन पे बैठे और हमें पता भी नहीं है। इसी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए रामा माइंस, मॉरिशस और इनफैक्ट 140 ओरिजिनल शेयर होल्डर्स थे जो इस कंपनी को, जिन्होंने मिलकर इस कंपनी को एस्टैब्लिश करा, जिसमें दुनिया भर के गोल्ड इन्वेस्टर्स, दुनिया भर की गोल्ड माइनिंग कंपनी शुमार थी जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे रीजन्स में ऑलरेडी गोल्ड माइनिंग कर रही हैं। 2003 में इस कंपनी का गठन हुआ था डेक्कन गोल्ड माइंस का, पर ध्यान रखें तब से लेकर अब तक इस देश में कोई कमर्शियल गोल्ड माइनिंग की कंपनी नहीं कर रही, क्योंकि अप्रूवल्स अब तक नहीं आए हैं। जिस तरह का डिस्टेंस था, क्योंकि इन्वेस्टर्स, कंपनीज काफी दूर दूर बैठी हुई थी, जिस तरह से स्लोनेस है, रेगुलेटरी हिंड्रेंसेस आती हैं, एनवायरमेंट कमजोर है, लाइसेंसेस मिलने में देरी हो रही थी, इनमें से ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी से एग्जिट कर डाला। पर जो इस कंपनी के ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स थे, रामा माइंस, मॉरिशस, जिसे इनफैक्ट इंटर्न ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिसोर्सेज नाम की एक कंपनी ऑपरेट करती है, जिसके दुनिया भर में कई सारे इस समय माइनिंग कामकाज सोने के खनन करते हैं, वो जस के तस इस कंपनी अपनी होल्डिंग बनाए रखे। फाइनली ध्यान रखें, अगस्त 2015 यानी कि पिछले साल के अंत में जाते जाते इस कंपनी की गंजूर माइंस को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से एक माइनिंग लाइसेंस मिला। इस महीने की शुरुआत यानी कि अप्रैल 2016 में इसके जो 1000 टन पर डे का जो एक प्रोसेसिंग प्लांट लगना था, उसे पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से भी हरी झंडी दिखा दी गई है। अब महज
इस कंपनी को राज्य सरकार से अप्रूवल अवेटेड है और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अगले 2 महीने में अप्रूवल इसके पास आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट कहा जा रहा है गंजूर माइंस में 2017 का लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो पीरियड है, तब से वो कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत होगी। अब ये गंजूर माइंस की इंपॉर्टेंस समझा दूं आपको। 3.5 लाख आउंस यहां पर डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई करे गए हैं, जो कि सरफेस के आसपास है। महज 100 मीटर नीचे जाना पड़ेगा और सारा एक्सप्लोर किया जा सकता है। एस्टिमेट्स, फीजिबिलिटी स्टडी आने में मैनेजमेंट कह रहा है अभी 6 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन मोटा मोटी जिस तरह के रिजर्व्स हैं, महज $500 से $600 प्रति आउंस के आसपास की ऑल इंक्लूसिव लागत आने वाली है इस कंपनी को। गोल्ड का भाव $1250 प्रति आउंस के ऊपर कामकाज कर रहा है, यानी कि इस गंजूर माइन की डिपॉजिट 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आपको नजर आएंगे। एनुअली 60,000 आउंस पर एनम ये कंपनी वहां से प्रोडक्शन लेके चल रही है टारगेट्स, यानी कि 250 से 300 करोड़ रुपए के आसपास का शुद्ध मुनाफा सालाना इस कंपनी को होगा। इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप महज 330 करोड़ रुपए का है। कोई डेट नहीं है इस कंपनी की बुक्स पे। जो एक्सप्लोरेशन के लिए जो खर्चे होते हैं वो माइनर लॉसेस सिर्फ इसकी बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। इनफैक्ट कहा जा रहा है जब डीपर जाएंगे इस माइंस में तो और भी आइडेंटिफाइबल रिजर्व्स मिलने की गुंजाइश है। ये तो गंजूर मान की बात करी मैंने। इसके अलावा ये कंपनी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कुछ और राज्यों में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कर रही है। 15 प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एप्लीकेशंस, 3 माइनिंग लीज एप्लीकेशंस ऑलरेडी इसने सबमिट कर दी हैं और एक कर्नाटका आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे हुत्ती ब्लॉक है जिसपे विवाद चल रहा है। इस कंपनी ने स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कंपनी कॉन्फिडेंट है, केंद्र सरकार इसके हक में ऑलरेडी आ चुकी है। कंपनी कॉन्फिडेंट है कि शायद ये केस जो है ये जीतते हुए नजर आएंगे। और कहा जाता है जो हुत्ती ब्लॉक है उसका गंजूर माइन से ज्यादा डिपॉजिट रिजर्व्स हैं, तो एक और किकर हो सकता है इस कंपनी के लिहाज से। लेकिन इस समय सिर्फ गंजूर माइंस के दम पर हमें लगता है इस कंपनी को अपने रडार पर रखना चाहिए। एक ही इश्यू है इस बिजनेस के साथ, एप्लीकेशन, लाइसेंसेस, अप्रूवल में जो टाइम लैग्स आते हैं वो आपका एक पेन पीरियड हो सकता है। अदरवाइज एक वाकई बेहतरीन शेयर साबित हो सकता है। बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है डेक्कन गोल्ड माइन। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर आपको सुझाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए हर बार जैसा होता है प्रदीप, प्री ओपनिंग सेशन में ही स्टॉक में कितनी अच्छी तेजी देखने को मिलती है। मुझे याद है स्टोन इंडिया जो आशीष ने कुछ दिनों पहले सुझाया था स्टॉक का, उसमें 20% के अपर सर्किट लगते हुए दिखे थे और अब 11% मजबूती के साथ डेक्कन गोल्ड माइन खुलने की तैयारी करता हुआ। बिल्कुल, काफी शानदार यहां पर परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा आपको बताते हैं स्टॉक 2020 में आज दोनों टीमों में कौन से खिलाड़ी यानी कौन से स्टॉक्स शामिल हैं। पूरी की पूरी टीम देखकर देखिए किस तरह से निकल कर आई है। टीसीएस अच्छे नतीजों के बाद आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। माइंट्री के नतीजे भी सोमवार बाजार बंद होने के बाद अच्छा है, यहां पर भी तेजी देखने को मिलेगी। दोनों ही कंपनियों के मैनेजमेंट कमेंट्री काफी पॉजिटिव और उत्साहित है। FY17 के लिए दोनों ही कंपनियां काफी अच्छा आउटलुक शेयर कर रही हैं। साथ ही जय कुमार इंफ्रा, एनसीसी, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनको दहीसर से अंधेरी मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिले हैं और ये ऑर्डर्स भी सोमवार को बाजार बंद होने के बाद आए थे, तो आज यहां पर तेजी बनेगी। हिंदुस्तान जिंक के अच्छे नतीजे आ सकते हैं, कल के सेशन में नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले यहां पर खरीदारी करनी चाहिए आपको। साथ ही HOEC जैसे शेयरों पर भी नजर रखिए, घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी, पहले भी हमारी टीम में शामिल रह चुकी है, इसे डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। TBG और PC ज्वेलर्स 2 ज्वेलरी कंपनियां हैं जिनको टीम में शामिल किया है, क्योंकि मैरिज सीजन शुरू हो चुका है। अब से लेकर 30 तारीख तक अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी इसी सीजन के चलते, तो यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। वैसे भी 45 दिन के आसपास बंद थी दुकानें, तो यहां पर पेंटअप डिमांड भी क्रिएट होती हुई दिख रही है। साथ ही फ्रीट का दर्जा दिया है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स पर। दिल्ली में जिस तरह से ऑड इवन फॉर्मूला लागू है और लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को अब कन्वर्ट करते हुए दिख रहे हैं, टैक्सीज को खासतौर पर पेट्रोल से CNG पर, तो उसका फायदा इसको मिलेगा और वेदांता को भी फायदा मिलेगा। ग्लोबली जो रैली देखने को मिली है मेटल शेयरों में, वहां से जो तेजी है इन स्टॉक्स में भी आज के दिन बन सकती है। 10 के 10 शेयर हमारी टीम में भी बाय के हैं। हमने सबसे पहला शेयर उतारा है टिन प्लेट का, क्योंकि माइनिंग शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और खबर ये भी है कि शायद हो सकता है कंपनी मर्ज कर दे और वैसे भी अगले हफ्ते इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, जो टाटा स्टील के साथ मर्जिंग की खबर और रिजल्ट दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो टिन प्लेट चल सकता है। इसके अलावा विप्रो के रिजल्ट आ जाने हैं, साथ ही बायबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा विप्रो का, तो ये आज विप्रो का एक अच्छी तेजी दे सकता है, 600 के पार जाएगा, इसलिए 605 के टारगेट के साथ खरीदारी कर लें। टाटा एलेक्सी, टाटा ग्रुप की दूसरी IT कंपनी जिसके अगले हफ्ते रिजल्ट आने वाले
आने हैं, तो TCS के बाद इससे काफी ज्यादा उम्मीद है। ARSS इंफ्रा को 67 करोड़ का ऑर्डर से आज बज है, इसमें चल सकता है। जैन इरिगेशन ने टाटा ट्रस्ट के साथ एक करार किया एग्री बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, फायदा मिलेगा। लक्ष्मी विलास बैंक एक डिपेंडेबल है, अगले हफ्ते इसके भी रिजल्ट है। DCB के बाद दूसरा ऐसा बैंक बताया जा रहा है जिसके रिजल्ट काफी अच्छे आ सकते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर को भी आज मेटल काउंटर्स के अंदर जो तेजी है उसका फायदा मिल सकता है। टाइटन कंपनी को इसके ऑप्टिकल्स बिजनेस और साथ ही साथ इसके ज्वेलरी बिजनेस का बेनिफिट मिलेगा, दोनों के अंदर अच्छा सर्च देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रैली गियर ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट किया है स्टेक US की 2 बड़ी कंपनीज के अंदर, और साथ ही सिंटेक्स पे आप नजर रखें क्योंकि सरकार योजना बना रही है कि हर आधे किलोमीटर में एक डस्टबिन और टॉयलेट की सुविधा दी जाए। सिंटेक्स के लिए बड़ा बेनिफिशियरी होगा ये। स्वागत है आपका एक बार फिर। और आप देखिए कि इन तमाम स्टॉक्स में एक अच्छी शुरुआत आपको जरूर प्री ओपन के दौरान देखने को मिली है। आपके पास कम से कम 21 पिक्स हमारी ओर से आ चुके हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से भी कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। लेकिन अब जब रेगुलर सेशन शुरू होने में करीब 4 मिनट का वक्त बाकी है, प्री ओपन सेटल हो चुका है। फाइनली 7950 पे हम सेटल होते हुए नजर आए हैं, तो 8000 के काफी करीब शुरुआत का जो एक इंडिकेशन था वैसा भी नहीं हुआ है। बैंकिंग स्टॉक्स भी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स पे हम टेक्निकल राय तो लेंगे, लेकिन आपसे सवाल ये होगा कि जो काफी चिंता थी पिछले सेशन में कि पंजाब में जो भी घोटाला हुआ है कथित रूप से, उसके चलते इन बैंकों पे बड़ा दबाव पड़ेगा, क्या हम उससे उबर आए हैं? क्या कॉल आपको दरअसल लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तो काफी पिटाई फिर हो सकती है अगर बड़ी प्रोविजनिंग हुई? बिल्कुल प्रदीप, परसों बाजार में तेजी होने के बावजूद जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पे काफी वीकनेस थी, बट वो टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द सेशन सब में अच्छी खासी एक रिकवरी आ गई थी। तो मेरी राय में जो भी एक इवेंट या जो न्यूज है पंजाब गवर्नमेंट के डेट को लेके जो चिंताएं बनी हुई थी, तो उसका ज्यादा असर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को बैंकिंग सेक्टर को प्ले करना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वुड बी द बेटर आइडिया। और वहां पे एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, यस बैंक है, इन तरह की जो बैंक के स्टॉक्स हैं वहां पे अगर कोई गिरावट आती है या कोई वीकनेस रहती है तो वहां पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे वहां तेजी नजर आती है। क्रिस, टेलीकॉम शेयरों पर क्या राय है? खबर यह आई है कि डॉट विचार कर रहा है कि वन टाइम फीस 4% फ्लैट ली जाए स्पेक्ट्रम यूजेज फीस के तौर पर, जो अभी अलग अलग परसेंटेज टर्म्स में ली जाती है। माना जा रहा है कि ये टेलीकॉम कंपनियां खासतौर पर भारती और आइडिया के लिए फायदेमंद खबर है। सोमवार के सेशन में देखा हमने, भारतीय एयरटेल का शेयर 6-6.5% मजबूत था, आइडिया 5% मजबूत था। पोजीशंस किस तरह की बनी है और क्या तेजी आज जारी रह सकती है? जी, ओवरऑल टेलीकॉम की बात करें तो एक कमबैक प्रोसेस पे है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये आई थिंक लास्ट 1.5 महीने में यहाँ पे थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस होने के बाद अभी थोड़ी बहुत कमबैक स्टेज पे है। और खास करके अगर किसी को यहाँ पर पोजीशन है तो शायद भारतीय इंफ्रा, आई थिंक भारतीय डेफिनेटली, एयरटेल डेफिनेटली एक प्राइम पिक रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने अच्छी खासी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद 340-45 के ऊपर अच्छी खासी बंद हुई है, तो अभी एक अच्छी खासी बेस फॉर्मेशन हुई है। तो मेरा मानना है कि शायद कोई नवेरे अली ना देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि शायद महीने भर में आई थिंक 375-380 यहां तक आने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक एक प्राइम बेट जो मेरी तरफ से आई थिंक वो भारतीय इंफ्राटेल रहेगा, भारतीय एयरटेल रहेगी। ओके, और स्पीच अब बाजार खुलने के लिए करीब 20 सेकंड का वक्त बाकी है। जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे तमाम स्टॉक्स पे, आप देखिए माइंडट्री काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ शुरुआत देने की तैयारी में है। IT का आज का विनर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में NCC पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, लेकिन जय कुमार थोड़ा सा आगे है, तो देखना होगा कि इनके बीच ये कंपटीशन कैसा दिखाई देता है। काफी सारे स्टॉक्स जहां पर तेजी का रुख है। आज बढ़ने वाले शेयर्स मार्केट में करीब 75 से 80% हैं, और बाजार की शुरुआत निफ्टी और थोड़ा नीचे आकर अब 7940 पे शुरुआत दे रहा है। करीब 24-25 पॉइंट ऊपर 7940 से भी नीचे फिसलते हुए हमने देखा 7935, तो टिक नहीं पाया है निफ्टी ऊपरी स्तरों पे। सेंसेक्स में 80 पॉइंट के आसपास की तेजी। निफ्टी बैंक करीब 44-45 पॉइंट ऊपर शुरुआत इस वक्त करते हुए। इंडेक्स स्टॉक्स में अगर आप देखें तो हिंडाल्को लीड कर रहा है इंटरेस्टिंगली, उसके बाद HDFC, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, एक दवा को जो कामयाबी मिली है अमेरिका में, उसके चलते आप तेजी का रुख बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन मेटल ने एक लीडरशिप अब जरूर हासिल की है मार्केट में, फार्मा की ओर से थोड़ी मदद मिलती हुई, और कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर बैंक। यह है शुरुआत का रुख निफ्टी के लिहाज से। TCS अब 1.5% नीचे खुलता हुआ आपको दिखाई देगा नतीजों के बाद, जबकि माइंडट्री में हमने बेहतर शुरुआत रिलेटिवली होते हुए देखी है। इसके अलावा आइडिया सेल्युलर, हीरो मोटो, BPCL, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो कमजोर होते हुए नजर आए हैं।
इसके अलावा अगर आप इस वक्त नजर डालें, अच्छे खासे वॉल्यूम वाले जो स्टॉक्स रहे हैं उनके बीच यानी इंडेक्स के बाहर HOEC नतीजों के बाद एक अच्छी शुरुआत दे रहा है। सिंटेक्स में करीबन 3% का उछाल और NCC अब करीब 2.25% ऊपर और वॉल्यूम यहां पर अब 7% के आसपास हो चुका है पूरे दिन के एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले है। और डेक्कन गोल्ड माइन जो हमने आपको बताया था कुछ ही देर पहले 9:05 पर जैकपॉट स्टॉक की सीरीज 2 जो हम लेकर आए हैं, आप देखिए अब 17% से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। बेहतरीन रैली यहां पर देखी जा रही है। डेक्कन गोल्ड माइन में 10% ऊपर खुला और उसके बाद देखिए 6% और वहां से दौड़ा है। तो आज का शेयर यह है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। ARSS इंफ्रा, जैसा कि हम आपको कह रहे थे, छोटी छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जहां पर ऑर्डर मिला है उस पर नजर होनी चाहिए और इनके हाथ भी 65 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर लगा है। आप देखिए 8% मजबूत। सिंप्लेक्स इंफ्रा, इसको भी अंधेरी और दहीसर के बीच में मेट्रो लाइन बिछाने का एक ऑर्डर मिला है। 5 से 6 मेट्रो स्टेशन ये लगाएगी 5% ऊपर। जय कुमार इंफ्रा 6 मेट्रो स्टेशन लगाएगी 5% ऊपर, वो भी। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर मेरा फ्रीड शेयर था, ये 5-4% मजबूत है। क्रिसिल जैसे शेयर देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, 5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। क्रिसिल के साथ साथ नजर रखिए इकरा और केयर पर भी, और हमने देखा था सोमवार के सेशन में भी ये सारे रेटिंग एजेंसीज वाले शेयरों ने अच्छी तेजी दिखाई थी। HOEC जैसा कि प्रदीप बता रहे हैं अच्छे नंबर का फायदा मिला, लेकिन प्रदीप खराब नंबर्स आए मैस्टेक के। आप देखिए हालांकि नंबर्स कंपेरेबल नहीं है जो सामने हमने देखे थे, लेकिन फिर भी जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं बाजार को। 4% की गिरावट के साथ ये शेयर खुला है। आइडिया सेल्यूलर, भारती इंफ्रा और कुछ और टेलीकॉम स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन सोमवार को दिखाया था, यहां पर अब कुछ मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई है। सेलॉन न्यूज हो गए साफ तौर पर ऐसा ही नजर आ रहा है। अजमेरा रियल्टी जैसे शेयरों में भी देखिए दबाव देखने को मिल रहा है, करीब करीब 1% नीचे। और एक और शेयर है जिस पर नजर होनी चाहिए वो है नाल्को की। हमने देखा था सोमवार के सेशन में 10% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, इसी एक्सपेक्टेशन में कि बायबैक होगा शुक्रवार को, लेकिन अब बायबैक की तिथि टाल दी गई है। नई तिथि सामने नहीं है तो कंफ्यूजन बरकरार है, इसीलिए 5% की गिरावट के साथ ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। नजर रखनी चाहिए आपको विप्रो पर, जिसके आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे। नेटवर्क 18, TV 18 पर इनके नतीजे आ जाने वाले हैं। VST इंडस्ट्रीज, कुछ और ऐसी कंपनी है जिनके नतीजे आ जाने वाले हैं। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो फोकस पे हैं आज। बिल्कुल, और निफ्टी किसी भी क्षण अब नेगेटिव हो सकता है। आप देखिए करीब 7,950 के आसपास हमने शुरुआत दी और वहां से लगातार नीचे आते हुए 7,918, अब केवल 4 पॉइंट की तेजी बाकी रह गई है। निफ्टी बैंक में भी अब केवल 23 पॉइंट की ही तेजी बाकी रह गई है। तो ऊपरी लेवल से काफी हद तक हमने दबाव आते हुए देखा है। ग्रुप फाइनेंस एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। करीबन 2.5% के आसपास का इजाफा इस स्टॉक में हमने आते हुए देखा है, लेकिन वॉल्यूम आप देखिए, चूंकि बहुत लिक्विड स्टॉक आमतौर पर नहीं होता, आज 40% के आसपास वॉल्यूम हमने देख लिया है। यानी 1,60,000 शेयर्स पूरे दिन में ट्रेड होते हैं, 65,000 शेयर्स का ट्रेड अब तक देखने को मिल गया है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वांटिटी में यहां पर आज ये खरीदारी होते हुए हम ग्रुप फाइनेंस पे देख रहे हैं। किरण, एक क्विक राय आपके ग्रुप फाइनेंस पे, क्या तेजी करेंगे? नहीं, बिल्कुल ग्रुप फाइनेंस बहुत ही अच्छा काउंटर है जहां पे तेजी करनी चाहिए। जो हमने मोमेंटम देखा है करीबन पिछले एक महीने से 230 से लेकर 265, ये और भी जारी रहने की उम्मीद है। लास्ट टॉप जो था स्विंग टॉप, वो करीबन इन्हीं लेवल्स के करीब था, क्लोजिंग बेसिस पे 260 था, तो उसके ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं और आज अच्छे गैप के साथ खुले, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ डिमांड दिखाई दे रहा है। तो अभी 259 का स्टॉप लॉस लेके अभी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अगर ये स्विंग ट्रेड होगा, मोमेंटम ट्रेड होगा, जहां पे टारगेट 275 से लेकर 280 मान के चलना चाहिए अगले 1-1.5 हफ्ते में। 18% मुनाफा बढ़ा है। HDFC ग्रुप की ग्रुप कंपनी है ये, 20% देखिए इसकी इनकम बढ़ी है। इस अच्छे नतीजों के दम पर यहां पर रैली देखने को मिल रही है। क्रिस, एक और सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज के दिन वो है मेटल और माइनिंग शेयर। आप देखिए टाटा स्टील 2% ऊपर, हिंडाल्को 2.5%, वेदांता 3%, हिंदुस्तान जिंक जिसके नतीजे आने वाले हैं वो 3% मजबूत है। पूरा का पूरा सेक्टर, इवन JSPL देखिए यहां पर भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबली मेटल्स में जो तेजी देखी गई, खासतौर पर जिसके दम पर यूरोप के बाजार चले, उसका फायदा आज मेटल्स और माइनिंग शेयरों को मिल रहा है। आपको इसमें से क्या पसंद है? FNO में कहां पर पोजीशन सबसे ज्यादा बनती हुई देख रहे हैं?
तो आई थिंक मुझे अगर चुनने का तो जो हमारी लगातार फेवरेट रही है एक JSW स्टील, वो शायद अभी आज की तारीख में थोड़ी बहुत नियर ओवरबॉट हो सकती है। दूसरा मेरा मानना है कि शायद जो अच्छी एक पोटेंशियल रखती है अपसाइड की, वही हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि एक्स डिविडेंड के बाद इसने 155 160 की से आसपास अच्छी खासी सपोर्ट ली है और वापस हमने लगातार लास्ट 1-2 सेशन में थोड़ी बहुत यहाँ पर वापस बेस बिल्डिंग देखी है। तो मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म यहाँ पर 175 180 यहाँ तक जाने की पोटेंशियल रखती है। तो आई थिंक मेटल स्पेस में एक काउंटर है जहां पर आई थिंक एक बुलिश व्यू लेके डाली जा सकती है। ओके, हालांकि एनसीसी पर हमारे एक्सपर्ट्स ज्यादा बुलिश रहे, लेकिन आप देखिए सिंप्लेक्स इंफ्रा लीड लेता हुआ जो 7% ऊपर आ चुका है, 60% के आसपास वॉल्यूम हुआ है, थोड़ा लिक्विड है, 25-26 हजार शेयर से पूरे दिन में ट्रेड होते हैं इस स्टॉक में। और दूसरा स्टॉक जो जय कुमार इंफ्रा का था, वहां पे भी आप देखिए तो 25% के आसपास वॉल्यूम हो चुका है। पूरे दिन का जो वॉल्यूम है यहाँ पे 3 लाख शेयर्स के आसपास होता है, तो रिलेटिवली लिक्विड स्टॉक है। किरण, ट्रेडर्स के लिए इन दोनों पे सिंप्लेक्स और जय कुमार कौन से अहम लेवल्स अब होने चाहिए? सिंप्लेक्स इंफ्रा के लिए एक अच्छा रेंज में ट्रेड कर रहा था करीबन पिछला 1 महीना, और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो ऑन द लोअर साइड बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 254 का रहेगा, तो 252 251 का स्टॉप लॉस लेके अभी भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अगले 1-1.5 हफ्तों में ये 280 तक जाने की उम्मीद है। जहां पे दूसरे स्टॉक के बारे में कौन सा स्टॉक आपने प्रदीप जी बोला था? जय कुमार इंफ्रा और सिंप्लेक्स इंफ्रा। जय कुमार इंफ्रा की बात करें तो ये एक आज गैप से खुला है, पर थोड़ा सा नेगेटिव रुझान दिखाई दे रहा है, तो उसमें से इतना एग्रेसिव नहीं रहूंगा। सिंप्लेक्स इंफ्रा का चार्ट ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ और छोटे छोटे स्टॉक्स देखिए। नेक्स्ट मीडिया 20% के अपर सर्किट पर ये लग गया है। काफी तेजी छोटे छोटे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। प्रदीप देखिए, सेंसेक्स निफ्टी जहां आज बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, वहां मिड कैप इंडेक्स में दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 0.5% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स इस समय, और इसी के दम पर आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं। डेक्कन गोल्ड माइन भी अब सर्किट के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। देखिए 17% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो छोटे स्टॉक्स में दमदार एक्शन आज देखने को मिल रहा है। पीसी ज्वेलर्स जैसे शेयर 1-1.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वेंकीज एक और ऐसा स्टॉक है प्रदीप, ये भी देखिए मजबूत है। खबरें आ रही हैं कि चिकन और एग्स की जो कीमतें हैं वो 25 से 30% पिछले 2 महीने में बढ़ी हैं। तो वेंकीज जैसे स्टॉक्स भी देखिए इन रिपोर्ट्स के चलते अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए, लेकिन जो शेयर अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में दिखा रहे थे वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर M&M, मारुति और दूसरे ऑटो शेयर देखिए ये थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ रहे हैं। विकास, क्या राय रखते हैं ऑटोज पर? अब आप एक बेहतरीन तेजी यहां पर देखने को मिली मॉनसून के अच्छे फोरकास्ट जो मेट और स्काईमेट ने दिए उसके बाद अब यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। निचले स्तरों पर क्या खरीदना चाहिए और कौन सा स्टॉक आपको सबसे अच्छा लगता है? बिल्कुल हेमंत, जो हमने अच्छे मानसून के फोरकास्ट के बाद और अच्छे जो नंबर्स आए थे मार्च के बाद, तो उसके बाद ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी एक तेजी देखी है। तो चूंकि तेजी हो चुकी है तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है और वही हम देख रहे हैं। बट कोई भी डिक्लाइंस रहती है तो उसमें ऑटो सेक्टर पे बिल्कुल बुलिश हूं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जहां तक 4 व्हीलर्स या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का सवाल है तो बहुत टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों ही अच्छे लगते हैं, और 2 व्हीलर्स में हीरो मोटो वुड बी द बेस्ट पिक। तो मेरी राय में अगर मानसून अच्छा जैसा फोरकास्ट आया वैसा ही रहता है तो फिर 2 व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटो कप शुड बी कंसिडर्ड। ओके, टीटागढ़ वैगन्स एक और स्टॉक है किरण, और अगर इस पे आप नजर डालें पूरे दिन में करीब 7 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, 2.25 लाख शेयर अब तक ट्रेड हुए हैं और एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। क्या एंट्री लेंगे या नहीं? स्विंग के हिसाब से ले सकते हैं। जिस तरीके के वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं सवेरे सवेरे करीबन 98.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। आप 96 का स्टॉप लॉस ट्रेड लगा के ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्विंग या मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 103 का आता है, तो 103 104 लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए इस स्टॉक में। विकास, अब मेटल कंपनियों पर आपकी क्या राय निकल कर आ रही है? कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं देखिए वो अब वापस से रेटिंग्स अपनी कवरेज अपना वापस से शुरू कर रहे हैं। खासतौर पर टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स देखिए आज 3% मजबूत है। क्रेडिट स्विस ने अपना कवरेज वापस से शुरू किया है और वो टारगेट दे रहे हैं अब इस पर 440 का।
और ग्लोबली भी मेटल्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। टाटा स्टील के साथ एक और ऐसी खबर आती हुई छुट्टी के दिन यानी मंगलवार के दिन, वो ये है कि यूके में जो हिस्सेदारी इनको बेचनी है अपने कारोबार की, उसके लिए 190 प्लेयर्स को इन्होंने अप्रोच किया है और स्टैंड चार्ट जैसे बड़े बैंकर्स को इन्होंने नियुक्त किया है। ये बताइए इस पूरे पैक में आपको कौन सा शेयर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल हेमंत, जो कमोडिटीज में जो कल हमने इंटरनेशनली भी रैली देखी है उसका पूरा इम्पैक्ट एक मेटल स्टॉक्स पे आज देखने को मिल रहा है। तो हालांकि सभी मेटल स्टॉक्स बिल्कुल बीटन डाउन है, अपने निचले स्तर से जरूर उनमें रिकवरी हुई है बट अभी भी बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। तो अगर मेटल्स में रिकवरी आती है तो यहाँ से एक सेक्युलर बुल रन मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और मेरी राय में जो सबसे अच्छा स्टॉक रहेगा मेटल साइकिल का अगर रिवाइवल अगर देखते हैं तो उसमें टाटा स्टील वुड बी द बेस्ट बेट। बाकी स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि अभी बताया भी गया था आपके इस शो में, जेएसडब्ल्यू स्टील ऑल्सो लुक्स गुड। और बाकी हिंडाल्को है, वेदांता है, इवन हिंदुस्तान जिंक, दे ऑल लुक गुड। तो मेरी राय में लंबी अवधि के लिए किसी भी डिक्लाइंस पे मेटल स्टॉक्स में अब खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। प्रदीप, एक चीनी कंपनियों के लिए खराब खबर आ रही है। सरकार जिस तरह से चीनी की कंपनियों में जो चीनी के दामों में जो तेजी देखने को मिली थी, जिसके चलते चीनी की कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही थी, अब उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और सरकार राज्यों से कह रही है कि चीनी के स्टॉक को नियंत्रण में करे। और स्टॉक लिमिट दरअसल अभी तक नहीं है। तो पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी हुई थी और हमने भी इसको खासतौर पे लीड किया था, लगातार चर्चा की थी कि क्या जमाखोरी होने लगी है शुगर में। तो उस पर जो तकनीकी एक्सप्लेनेशन आया था हमारे लिए वो ये था कि जब स्टॉक लिमिट नहीं है तो आप जमाखोरी नहीं कह सकते। और जो ट्रेडर्स हैं उनका ये कहना था कि जो बड़ा स्टॉक है वो तो कंपनीज के पास है और शुगर चूंकि सीजनल कमोडिटी है तो कंपनीज का ये तरीका ही होता है कि जब पेराई का सीजन होता है तो वो शुगर जमा करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको रिलीज करते हैं। तो अब दरअसल देखना होगा कि इस खबर से कंपनियों पे किस हद तक असर आता है। स्टॉकिस्ट के ऊपर जरूर असर आएगा, जो ट्रेडर्स है, व्यापारी हैं, उनके ऊपर एक स्टॉक की लिमिट लगाई जा सकती है। विकास, क्या लगता है आपको, कंपनीज पे क्या इसका इम्पैक्ट दिखेगा? कैसे आप ट्रेड करेंगे? आज काफी हलचल दिखाई दी है, शुरुआत में काफी अच्छे मूड में थे लेकिन इस खबर से थोड़ा मूड बिगड़ा है। बिल्कुल, न्यूज फ्लो जो है वो तो सेंटिमेंटली एक नेगेटिव है, स्टॉक्स पे थोड़ा दबाव रह सकता है। बट मेरा ये मानना है कि चीनी के शेयरों में अभी भी तेजी बाकी है। जो चीनी के शुगर के प्राइसेस हैं, चूंकि इंटरनेशनली भी काफी शॉर्टेज पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा शॉर्टेज इस साल होने वाली है और इंडिया में भी कुछ जो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहां पे भी ड्राउट के कारण बिल्कुल प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो इन सबको देखते हुए शुगर के प्राइसेस में तेजी रहेगी और स्टॉक्स में भी तेजी यहां से और दिखती है। बट चूंकि ये न्यूज आज नेगेटिव है बोल के थोड़ा दबाव रह सकता है। बट अगर स्टॉक्स में सब्सटेंशियल करेक्शन आते हैं तो वो एक खरीदारी करने का ही मौका होगा। चलिए, तो गिरावट में खरीदारी करिए चीनी के शेयरों में, ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आई है। 2010 में भी हमने देखा था चीनी पर स्टॉक लिमिट लगी थी और वापस से सरकार सोच रही है कि स्टॉक लिमिट को लगा देना चाहिए जमाखोरी को रोकने के लिए। लेकिन आप देखिए, अब क्रिसिल के शेयर पर नजर रखिए और सोमवार को बाजार बंद होने से पहले से हमारी इस शेयर पर नजर थी। देखिए 10% मजबूत है। दूसरे रेटिंग एजेंसीज के स्टॉक्स भी देखते हैं, इकरा और केयर किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये पूरा रेटिंग एजेंसी का पैक देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है सोमवार की शुरुआत से ही। जी हाँ, 4% दौड़ा था इकरा, अब आप देखिए 4% फिर मजबूत है। हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम रहते हैं लेकिन आज क्रिसिल के नंबर्स ने वापस इस पूरे सेक्टर को लाइमलाइट में ला दिया है। चार्ट्स के लिहाज से किरण, कौन सा स्टॉक आपको सबसे अच्छा लगता है इन तीनों में? क्रिसिल का ही चार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत अच्छा है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि इलिक्विड काउंटर है। डिलीवरी के हिसाब से अगर खरीदना है तो क्रिसिल का खरीदना चाहिए। क्रिसिल का चार्ट अगर सितंबर 2014 से देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऑन द हायर साइड था करीबन 2200, ऑन द लोअर साइड 1800। तो इस रेंज को आज तोड़ते हुए हम देख रहे हैं। तो अभी वीकली चार्ट देख रहा हूं तो वीकेंड क्लोजिंग की राह देखनी पड़ेगी, पर मेरे ख्याल से अभी भी कोई इनिशिएट करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। 2100 का स्टॉप लॉस लगा के डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए और टारगेट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन टारगेट्स 2900 से 3200 के टारगेट दिखाई देंगे, जो अगली 6 महीने में टारगेट्स अचीव होते हुए देखेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड्स के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रहेगा क्रिसिल का।
बिल्कुल, और 4% ऊपर था जब हमने विकास से सवाल लिया था और उन्होंने कहा था कि खरीदारी करनी चाहिए। वहां से देखिए 9-10% के रिटर्न आपको स्टॉक ने दे दिए हैं और अभी भी यहां पर आप लंबी अवधि के लिहाज से एंट्री ले सकते हैं, ये किरण की राय आ रही है। इस बीच अगर हम देखें तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं फाइनली संभलता हुआ नजर आया है। 7,926 ये आंकड़ा आप दिखाई दे रहा है। किरण, शुरुआत में जो हमारा व्यू था कि अगर निफ्टी आपको SGX के संकेत के मुताबिक दिखता है यानी 7,970, 80 या 8,000 के आसपास, तो वहां फिर एंट्री का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि शुरुआत में नीचे आ गए हैं हम, क्या अब आपको लगता है कि एक लॉन्ग करने का अच्छा मौका है निफ्टी में? बिल्कुल लॉन्ग करके ही चलना चाहिए, बाय एंड ऑल डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि हमने अगर देखा है कि मार्च 2015 यानी एक साल पहले का जो डिसेंडिंग चैनल था उसको हमने पार कर चुके हैं। उसके बाद अभी व्यू ऐसा बनता है कि इन लेवल से, करंट लेवल से 8,000 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहेगा जहां पे आपको वोलेटिलिटी देखनी मिलेगी और ये वोलेटिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर ये वोलेटिलिटी होती रहती है और ऊपर नीचे हम ये करते हैं तो बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस वापस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आप किसी एनालिस्ट से पूछे तो सबके टारगेट्स करीब 8,000 के हैं। मेरा ये मानना है कि ये रैली 8,200 से 8,250 तक फिसलनी नहीं चाहिए और इसी सीरीज में आपको देखने को मिल जानी चाहिए। यानी अभी एक हफ्ता है जहां पे हमने 8,000 से लेके 8,250 तक रैली देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बड़े चैनल को, बड़े पैमाने के चैनल पे हमने ब्रेकआउट लेके रखा है। अभी उधर से करेक्शन बिल्कुल होगा जो कि करीबन 7,900 तक आएगा और उसके बाद नो लुकिंग बैक और फिर बुल मार्केट रिज्यूम होता नजर आएगा। तो ये अगर चार्ट पैटर्न जो मैं बोल रहा हूँ ये होता है तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि हमने लोअर साइड पे जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखा था 6,800 6,750 के करीब, उसका ये कंफर्मेटरी मूव रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये सब अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट्स के हिसाब से। IT सेक्टर भी ब्रेकआउट दे चुका है उसके राइजिंग डिसेंडिंग चैनल में। तो सारे के सारे सेक्टर्स वैसे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे को कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही कि जहां पे हमने बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। ये सब कहते हुए मैं एक जरूर बात कहना चाहता हूं कि जब तक 7850 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा स्टॉप लॉस ये सब स्ट्रेटेजी के लिए 7830 का रहेगा। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालिए और SKS माइक्रो फाइनेंस का शेयर भी अब फोकस में रहेगा। विकास, राय आपसे इस पे लेना चाहता हूं। इक्विटास की लिस्टिंग जो है वो दरअसल कल होने वाली है, एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही है कि अच्छी लिस्टिंग इसकी होगी। ये बताइए इसके चलते आज और कल क्या SKS माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है? आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर को? बिल्कुल हेमंत, SKS माइक्रो फाइनेंस मेरा एक पेरेनियल फेवरेट रहा है, मैंने कई बार रिकमेंड भी किया है और बहुत अच्छा स्टॉक है। और जिस दर से कंपनी ग्रो कर रही है मुझे लगता है आने वाले दिनों और आने वाले क्वार्टर्स में स्टॉक में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। और जहां तक इक्विटास होल्डिंग की बात है, IPO को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो एक लिस्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए और उसका एक जरूर पॉजिटिव इम्पैक्ट SKS माइक्रो पे भी देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है इस क्वार्टर के जो नतीजे भी रहेंगे SKS माइक्रो फाइनेंस के, वो भी एक अच्छे नतीजे आने चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। ओके, इसके साथ ही अगर हम वायदा कारोबार की आज की शुरुआत देखें तो दो स्टॉक्स यहां पर क्रिस मुझे नजर आ रहे हैं जो अंडर परफॉर्मर्स ही कहे जाएंगे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और जिंदल स्टील एंड पावर, और दोनों में आज अच्छी तेजी है। इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स के तौर पे दिखाई देंगे। क्या कॉल है आपकी इन पे, क्या लॉन्ग करेंगे? आई थिंक क्रॉम्पटन ग्रीव्स अगर आप देखें तो स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर लगातार यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग या तो एक लॉन्ग बिल्टअप ऑल्टरनेटिवली हम देखते हुए देखें तो मेरा मानना है कि शायद चार्ट पे भले ही यहाँ पर थोड़ी बहुत नियर टर्म ओवरबॉट लगे तो मेरा मानना है कि शायद ये मोमेंटम अभी भी रह सकती है और नियर टर्म टारगेट आई थिंक 60 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक क्रॉम्पटन ग्रीव्स में अभी भी तेजी रहने की संभावना है और मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर अभी भी तेजी की एक पोजिशन बना सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहा इन शेयरों पर। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। विकास, किरण, क्रिस, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज पहला सौदा में जुड़कर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर डालिए, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है प्रदीप जैसा सोमवार के दिन हुआ था। बाजार खुले और उसके बाद फिसले और वापस से रिकवरी देखने को मिली और आप देखिए अब वापस करीब 80-82 अंक ऊपर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। 7,900 के ऊपर निफ्टी लगातार टिका हुआ है और मिड कैप में रैली बरकरार है। 1% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने अब 3 बढ़ने वाले शेयर हो गए हैं।
तो मिड कैप्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ ही देर में मजीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कौन से मिड कैप्स पर उनकी नजर है। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया है कि भारत की ग्रोथ 7.5% से भी ज्यादा रह सकती है, क्योंकि इस बार बेहतरीन मॉनसून की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने गवर्नर राजन के अंधों में काने राजा के बयान पर कहा है कि 7.5% की ग्रोथ जश्न मनाने जैसा है। आइए सुनते हैं। Governor Rajan has said that while several things are working for the Indian economy, we seem to be, one-eyed king. You see, compared to the rest of the world, we are growing much faster. Right. In fact, the fastest. But compared to our own potential, we can do better. So in a 7.5% growth rate, any other country in the world would be celebrating. Right. But I think it's a tribute to India's growth story that at 7.5% we are still impatient. तो सीधे तौर पे इन्होंने आरबीआई गवर्नर की बात काटने की कोशिश नहीं की वित्त मंत्री ने, लेकिन वित्त मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर होनी चाहिए किसी भी देश के लिए कि 7.5% की ग्रोथ आ रही है। चूंकि ये सारी चर्चाएं चल रही थी तो मैंने कुछ एक इकोनॉमिस्ट से बात करने की कोशिश की, तो मुझे जो बातें उन्होंने बताई वो मैं आपको बताता हूं। पहली तो ये कि अगर आप पुरानी स्केल पे देखें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ कुछ लोग कह रहे हैं 5.5 है, कुछ लोगों ने कहा शायद 5.7, 5.8 है, उससे ऊपर तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 7.5, 8 तो बिल्कुल गलत है। ये पिछली सीरीज के साथ मैच नहीं होता। नई सीरीज पे अभी तक लोगों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आया नहीं है। लेकिन तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके पहले जब हमने 7.5% की ग्रोथ रेट देखी थी तब और अब में और भी तो इंडिकेटर होंगे, तो वो दूसरे और इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं। जब हाल ही में सियाम ने कहा कि वो पूरे साल के लिए 6-7% की ग्रोथ देख रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री में, ऐसा तो नहीं था। इसके पहले जब हम 7% की जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे थे तो ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंच गई थी। और इसके पहले जब हमने 7% की ग्रोथ रेट देखी है, जो दूसरा एक खास मुद्दा सारे इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं वो ये है कि तब हम रेट कट के बारे में ऐसी बातें नहीं कर रहे थे जो अभी कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट जरूर है इन आंकड़ों में और दरअसल जो जमीनी हकीकत है उसमें। अगर आप अभी डिस्ट्रेस देख रहे हैं, कंपनियों के एनपीएस बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो वो 7.5% की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। शायद गवर्नर राजन चूंकि बैंकों की ये तकलीफ देख रहे हैं और उनको इकोनॉमी की सही हालत पता है, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए बहुत खुश होने की पार्टी करने का दरअसल मौका नहीं। अगर आज आप पार्टी बुलाएंगे जैसे कि जेटली साहब कह रहे हैं, तो उस पार्टी में स्टील कंपनियां तो नहीं आएंगी, उस पार्टी में पीएसयू बैंक्स तो हरगिज नहीं आएंगे, प्राइवेट भी नहीं आएंगे। कौन आएगा उनको भी देखिए पार्टी में कौन आएगा, सवाल ये है। चलिए, तो इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इसको हम आगे भी ले जाएंगे और दिन भर इस पर चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल जेटली साहब न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क में उन्होंने इन्वेस्टर्स को भारत की तरफ आकर्षक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी बिल जो है उसको वो उम्मीद कर रहे हैं कि पास हो जाएगा और जीडीपी अगर अच्छी मानसून अच्छा रहता है तो वो कह रहे हैं कि जीडीपी 7.5% से 8.5% वो ले जा सकते हैं। बिल्कुल, वो भी इस नई सीरीज पे। लेकिन हमारे साथ हमारे अगले एक्सपर्ट जुड़े हैं एडलवाइस सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड निश्चल माहेश्वरी। और निश्चल जी, इस डिबेट का जो हमारे लिए मतलब निकलता है शेयर बाजार के एनालिस्ट और निवेशकों के लिए वो एक ही है कि नतीजे कैसे आएंगे। तो नतीजे आपको राजन साहब के कॉशियस व्यू की तरह आते हुए दिख रहे हैं या जेटली जी के बुलिश व्यू की तरह आते हुए दिख रहे हैं? अगर आप करंट क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो आई थिंक कॉशियस ही रहने वाले नतीजे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट की कंपनियां स्पेशली आईटी देखेंगे तो आई थिंक तीनों कंपनी के रिजल्ट एक्सपेक्टेड से बेटर हैं, चाहे इन्फोसिस, टीसीएस या माइंडट्री, तीनों के रिजल्ट अच्छे आए हैं। पर जहां तक डोमेस्टिक कंपनीज की बात करेंगे तो आई थिंक अभी आना ज्यादा शुरू नहीं हुआ है, पर आई थिंक वहां पे ज्यादा कॉशन ही होगा। तो आपने चूंकि आईटी की बात कही, इन्फोसिस, टीसीएस और माइंडट्री, क्या नतीजों के बाद आपने इनको अपग्रेड किया है अर्निंग्स के लिहाज से या टारगेट्स के लिहाज से? इन्फोसिस और माइंडट्री को तो अपग्रेड किया है। टीसीएस ऑब्वियसली इतने स्ट्रांग नंबर्स नहीं है कि अपग्रेड करने की जरूरत है, तो इसके लिए टीसीएस सेम सिमिलर नंबर्स पे है। थोड़ा सा अगर आप हमें डिटेल दें, आपका व्यू ऐसा क्यों है, खासतौर पे टीसीएस और माइंडट्री पे, जो आप माइंडट्री पे अपग्रेड कर रहे हैं और टीसीएस को नहीं? तो माइंडट्री का तो अगर आप देखें तो 3.5% का एक्सपेक्टेशन था ग्रोथ का, कुछ 7% का ग्रोथ आया, तो इसके लिए डेफिनेटली वहां पे नंबर्स का अपग्रेडेशन आएगा।
क्योंकि सरप्राइज आया नंबर में, जबकि केस ऑफ टीसीएस में आई थिंक मोरलेस एक्सपेक्टेड नंबर्स के करीब ही आया है। तो 9-9.5% का अगर गाइडेंस भी जो टीसीएस देता नहीं है, पर अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 9 से 10% के करीब का सबका एक्सपेक्टेशन है कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ का ये साल, और वो आई थिंक लोगों ने मेंटेन करके रखा है। उनका टीसीएस का एक बड़ा चैलेंज है वो अट्रिशन रेट का बेसिकली, जिसकी वजह से उनका मार्जिन्स पे प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ है। वो वही हमारे को थोड़ा सा बांध के रखा हुआ है कि टीसीएस को हमारा बाई भी नहीं है टीसीएस। ओके, तो आपकी टॉप पे किस सेक्टर में? इन्फोसिस। और इस नतीजे के, इस पूरे रिजल्ट सीजन के पहले क्या आपने कुछ ऐसे विनर्स चुनने की कोशिश की है जिनके अच्छे नतीजे आएंगे और अच्छा रिटर्न उस लिहाज से दे पाएंगे? अच्छे नतीजे के हिसाब से तो आई थिंक 2-3 सेक्टर्स में आई थिंक हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। आई थिंक सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छे नतीजे आएंगे, ऑटोज में अच्छे नतीजे आएंगे, आईटी में जो मैं आपको बता रहा हूं वो हमारा एक्सपेक्टेशन था अच्छे नतीजों का। तो आई थिंक ये 3-4 सेक्टर्स हैं जहां पे अच्छे नतीजे आने वाले हैं। ओके, जैसे कि आपने कहा कि ये कुछ एक सेक्टर्स आपको अच्छे नतीजे देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो सेक्टर्स जिन्होंने काफी कैचअप करने की कोशिश की है, और आज भी हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स काफी अच्छी तेजी में है, सरकार ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की है, क्या वो कहीं नतीजों में रिफ्लेक्ट होगा और कम से कम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नतीजे आ सके, उस लिहाज से एक ट्रेडिंग मूव इनमें बनता है? आई थिंक ट्रेडिंग मूव ऑलरेडी बन चुका है। उसमें आप देखेंगे तो 200 रुपए वाला टिस्को अब 350 रुपए का भाव है, हिंडाल को भी 70 रुपए वाला हिंडाल को 100 रुपए का भाव है। तो आई थिंक वो ट्रेडिंग मूव तो ऑलरेडी आ चुका है उसमें। तो मेटल्स का जो रिस्क ऑन ट्रेड हुआ अक्रॉस दी वर्ल्ड, आई थिंक वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है मेटल्स के प्राइसेज में, शेयर प्राइसेज में। बट ऑन द ग्राउंड अगर आप पूछें कि ग्रोथ या कि टर्न अराउंड हो गया है मेटल स्टॉक में, तो वो मुझे नहीं लगता है। सर ये बताइए, इसके अलावा कौन से सेक्टर्स आपको लग रहा है कि अब खरीदारी करनी चाहिए जहां पर आगे चलकर ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके? आप कौन से सेक्टर्स को चूज कर रहे हैं इस समय? तो एक सेक्टर जो है वो है रूरल इकोनॉमी भी है बेसिकली। अगर गवर्नमेंट का भी वहां पे बजट का एम्फेसिस था, रूरल इकोनॉमी में 20% से रूरल बजट उन्होंने इंक्रीज किया है। दूसरा, अगर रेनफॉल का भी आउटलुक पॉजिटिव आ रहा है, तो आई थिंक वो एक पर्टिकुलर सेक्टर है रूरल इकोनॉमी जैसे बेसिकली जो भी स्टॉक्स फोकस्ड है रूरल इकोनॉमी पे, आई थिंक वहां पे ध्यान जरूर देना चाहिए। तो काफी सारा तो स्टॉक्स चले हैं, लेकिन उनमें हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लगता है, जो अभी भी आई थिंक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कोर अर्निंग्स में अभी भी 13-14 टाइम पे मिलता है वो स्टॉक। तो आई थिंक ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको अभी भी अपसाइड दिखती है। बिल्कुल, लेकिन ये जो थीम्स आपने बताई हैं, इन पे बड़े स्टॉक्स में शायद काफी हद तक प्ले आउट हमने होते हुए देखा है। अगर मिसाल के तौर पे आप महिंद्रा के ही मुकाबले में आप एक एस्कॉर्ट या किसी वीएसटी टिलर को देखें, तो आप इस वक्त क्या कॉल दे रहे हैं? किस तरह के पोर्टफोलियो आप सजेस्ट कर रहे हैं? मिड कैप पे क्या वजन बढ़ाने का वक्त नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिड कैप्स पे वजन बढ़ाने की जरूरत है। बेसिकली अभी भी क्या लार्ज कैप स्टॉक्स काफी सस्ते हैं, तो अभी मिड कैप्स पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मिड कैप का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं आप पोर्टफोलियो पे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी अभी भी ऐसा कोई पॉजिटिव रुझान नहीं दिखा रही है कि आपको ओवरली बुलिश हो जाना चाहिए। हाँ, बाय ऑन डिप्स की सिचुएशन जरूर आ गई है करंट सिचुएशन में। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की सिचुएशन आ गई। इसके अलावा आपने कहा कि आपका रूरल इकोनॉमी के ऊपर फोकस रहेगा, अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशंस जो हो रही हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की आपने बात करी। इसके अलावा बताइए एफएमसीजी सेक्टर में कोई स्टॉक या कोई और शेयर जो आपको पसंद हो इसी थीम के साथ? बाकी तो कंजम्पशन थीम में हमको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। तो कंजम्पशन थीम्स में सीसीएल प्रोडक्ट है, वंडरला है, जिन्होंने अभी अपना नया पार्क हैदराबाद का लॉन्च किया है। बिफोर टाइम उनका पार्क लॉन्च हो जाएगा हैदराबाद में। सीसीएल प्रोडक्ट्स है, आई थिंक 15 से 20% की ग्रोथ, 20% एबिटा मार्जिन कंटिन्यूसली होल्ड करेंगे वो। तो ये कंजम्पशन के स्टॉक्स हम देख सकते हैं। डिश टीवी है, वो भी काफी सस्ता मिलता है, 120 से रिएक्ट करके नीचे में 70 का भाव हो गया और अभी आई थिंक 90 रुपए का भाव है। तो आई थिंक ये सारे स्टॉक्स कंजम्पशन स्टॉक्स में अच्छे लगते हैं। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से हमने
आईटी और फार्मा कंपनियों को खास तौर पे बहुत दिक्कत होते हुए अमेरिका में देखी है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को एक और कामयाबी मिल रही है, ऐसे पोल्स वहां के बता रहे हैं। इसको मार्केट और इंस्टीट्यूशंस किस तरह से देख रहे हैं? क्या इम्पैक्ट होता है अगर डोनाल्ड ट्रंप का नॉमिनेशन हो जाता है या फिर अगर वो राष्ट्रपति बनने के करीब पहुंचते हैं या बन जाते हैं? देखिए, इलेक्शन लड़ना और प्रेसिडेंट बन जाना एक दो अलग अलग चीजें हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको क्या क्या बोलना पड़ेगा और उसके बाद जब आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे बेसिकली और तब आपके सामने क्या सच्चाई आएगी, वो अलग अलग चीजें हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि जब कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट कोई भी हो, जब उसके सामने ये आएगा कि देयर इज नॉट इनफ पीपल टू वर्क ऑन द आईटी साइड इन द यूएस, तो तब उनको ये चीज समझ में आती है कि वाई H1B वीजा और क्यों इधर इंडिया से इतने लोग आईटी में काम करने जाते हैं और बाहर के भी लोग आते हैं। अगर आज यूएस एक ग्रेट नेशन है, वो इसकी वजह से ही है कि वहां पर इमिग्रेशन अलाउड किया है हर समय। वहां पे क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, क्लोज्ड कल्चर नहीं है, तो कोई भी आदमी आके वहां पे प्रॉस्पर कर सकता है। तो वो एक बड़ी चीज है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो लास्ट 4-5 साल का वो 2008 के बाद का जो फॉल आउट है वो देखने को मिल रहा है। पर आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी प्रेसिडेंट होगा, ही विल रियलाइज के ग्रोथ इसी में है कि पॉलिसी उनकी सही होगी। इकोनॉमी रहे, कह रहे हैं अभी चिंता ना करें। पॉलिसी नहीं, पॉलिसी मुझे नहीं लगता कि बहुत चेंज होगी। शुक्रिया निश्चल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंटरेस्टिंगली हेमंत, इस पे सिटी बैंक ने एक पोल भी कराया है और उसमें तो ये निकल कर आया है कि इवेंचुअली प्रेसिडेंट तो हिलेरी क्लिंटन बनेंगी। इसलिए ये कुछ भी कहते रहे हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप केवल अभी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये कैंडिडेट भी बनेंगे कि नहीं, अभी इस पे भी पूरी रिपब्लिकन पार्टी में आम राय नहीं है, क्योंकि ना बने मिला जुला सा नतीजा भारत के लिए अच्छा है, आईटी सेक्टर के लिए अच्छा है। लेकिन आप देखिए प्रदीप, आज मिड कैप स्टॉक में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 100.2 पर है, 1% की तेजी दिखा रहा है। टीटागढ़ वैगन के शेयर पर नजर डालिए, 7.5% मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। कई स्टॉक्स हैं छोटे छोटे जो बेहतरीन तेजी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। और कुछ और इंटरेस्टिंग मिड कैप आइडियाज पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा और ये हफ्ता भी देखिए अच्छा शुरू हुआ है। क्या व्यू बन रहा है, यहाँ से और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? एसजीएस निफ्टी तो ये संकेत दे रहा था वो द वीकेंड की 8000 का स्तर छू जाएगा, क्या हम उसके पार आराम से निकल जाएंगे? क्या व्यू बन रहा है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, यही 2016 की उतार चढ़ाव है कि फरवरी में आप 7000 के नीचे आपको निचाई नहीं दिख रही थी, आपको पता नहीं था कितना नीचे जाएंगे, और अप्रैल के महीने में आपको ये नहीं पता कितने ऊंचा जाएंगे। सो ग्रीड एंड फियर इज बीइंग प्लेड आउट बेस्ट। और वो एक ऐसा मौका था कि 2016 में आपको पहले 2 महीने में लेने का, कि आप अगर थोड़ा से ग्रीडी होते तो आज आप बहुत बैंक में खुश, आपके बैंक में रिफ्लेक्ट करता। तो हमें लगता है 8,200 तक जरूर निफ्टी का एक रुझान रहेगा, जहां थोड़ा सा ओवरबॉट लगेगा और ओवर प्राइस। बट मेरे को जब तक दिखता है और लोगों से बात करने में दिखता है कि लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी लार्ज है, और ये दिस रैली इज प्योरली एफआई ड्रिवन। तो जब तक वो, और उनके फ्लोज ऐसे लगते नहीं कि कोई कारण से रुकेंगे। और साथ में आप लीजिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो, वेदर मॉनसून की फोरकास्ट होए, अर्निंग्स जैसे इन्फोसिस और टीसीएस ने दी है, या छोटा एक मजोली बैंक डीसीबी ने बहुत अच्छे अर्निंग दिए। तो हमें लगता है कंसेंसस बहुत वीक अर्निंग का उतना प्ले आउट नहीं होएगा, और थोड़ा सा भी पॉजिटिव आया तो मोमेंटम बने रहेगा। 8000 पे ऑब्वियसली थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट का, लेकिन हमें लगता है नीचे कोई भी फॉल आए, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो वी आर एक्सट्रीमली बुलिश फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर। बट ये 3-4 महीने में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, जिसमें नीचे हम आ सकते हैं, वहां पे एक लेने की चेष्टा कीजिए। बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग खबर इस बीच आ रही है टाटा स्टील को लेकर के कि पोर्ट टालबॉट जो इनका प्लांट है वहां पर मैनेजमेंट बाई आउट की तैयारी हो रही है। स्टुअर्ट विल्की जो एक डायरेक्टर है इस कंपनी में, उन्होंने ये ऑफर दिया है टाटा स्टील मैनेजमेंट को और यूके की सरकार को भी कि वो इसको खरीदने के लिए तैयार है। अब इनके पीछे कौन से फाइनेंसर्स हैं, किस तरह से ये मैनेजमेंट बाई आउट पूरा होगा। आमतौर पर इस तरह के बाई आउट में पीछे एक प्राइवेट इक्विटी फंड होता है,
क्या इस वक्त वहां पे प्राइवेट इक्विटी फंड ये रिस्क लेने को तैयार हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन टाटा स्टील के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अगर पोर्ट टैलबॉट पे भी फाइनली एक बायर उन्हें मिल रहा है और एग्जिट का मौका बनता है तो 4% ऊपर ये स्टॉक इसी वजह से आता हुआ नजर आ रहा है। मिस्टर भसीन, क्या कहेंगे आप? वेल प्रदीप, देखिए सारे नेगेटिव्स टाटा स्टील के ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुके थे और आपको दिख रहा है कि ये मार्केट जो बड़ी है इट्स अ ग्लोबल कमोडिटी रैली और हमें लगता है सेकेंड हाफ में कमोडिटीज विल बी द सेंटर प्लेस ऑफ 2016। तो वेदर इट इज बेस मेटल्स और एज अ कॉर्नरी ऑफ दैट स्टील, हमें लगता है ग्लोबली देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग शेकआउट। और ये हमने देख लिया इन द स्मॉलर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक ब्राजील, मेक्सिको एंड रशिया विच आर ऑल कमोडिटी प्लेस के वहां कितनी स्ट्रांग रैली आई है। टाटा स्टील में देखिए आप, क्योंकि उन्होंने 8 साल के बाद एक बैड डिसीजन को एक्सेप्ट किया है एंड इन आर गोइंग होल हॉग टू गेट रिड ऑफ द कोरस एसेट्स। पीस मील उन्होंने एक तो आपको सेल करके दिखा दिया, दूसरे के लिए भी बायर्स आ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि यू आर नॉट बाइंग एट द टॉप ऑफ द साइकिल, दे आर बीइंग सोल्ड एट नियर टू द बॉटम ऑफ द साइकिल और डेफिनेटली ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये बिक जाएगा। हमें 1 साल का व्यू लेके चाहिए कि टाटा स्टील 450 रुपए आराम से जा सकता है। तो अभी इट इज रन अप वेरी वेरी एक्सेसिवली, 375 अभी शॉर्ट टर्म में जा सकता है, लेकिन आपको वेट करना चाहिए कोई भी डिक्लाइन आए तो टाटा स्टील बिकम्स अ प्लेयर ऑफ द 2016 ऑन द मेटल साइड। ओके, तो टाटा स्टील इस पर नजर रखिए। कुछ देर पहले मैं क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिन्होंने वापस से इस पर कवरेज शुरू कर दी और काफी एग्रेसिव टारगेट्स टाटा स्टील के लिए उन्होंने सुझाए हैं। और प्रदीप, सोमवार मंगलवार को ये खबरें भी आ रही थी कि 190 प्लेयर्स को इन्होंने अपने ऑफर किए हैं प्लांट्स, तो लगता है कि जल्द ही वो डील होती हुई दिखेगी। प्रदीप, एक अच्छी बात है देखिए आज के बाजार की, बाजार खुला मजबूत, खिसका नीचे और वापस से पूरी रिकवरी देखने को मिल रही है ठीक सोमवार की तरह और वापस 7,950 के बेहद करीब इस समय निफ्टी खड़ा है। ये था अभी का दिन का हाई। सोमवार के दिन हमने सेकेंड हाफ में उस हाई को क्रॉस किया था। आज देखिए पहले 1 घंटे में ही उस हाई को वापस से छूने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार काफी मजबूत है और आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। शंघाई का बाजार देखिए जहां 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, ताइवान का बाजार 1.5% नीचे, हांगकांग के बाजार ने कल जितनी तेजी दिखाई थी करीब 250 पॉइंट की वो आज गवा दी है। इसके बावजूद स्ट्रेट टाइम्स का मार्केट देखिए नीचे है, भारतीय बाजार मजबूत है, तो तेजी देखने को मिल रही है। बुल्स की पकड़ में है बाजार, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है और ऐसे में मिड कैप इंडेक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। भसीन साहब, ये बताइए कौन से वो आइडियाज हैं जो अब लोगों को लेने चाहिए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि लेफ्ट आउट फीलिंग तो देखिए काफी है रिटेल इन्वेस्टर्स में खास तौर पर। हेमंत, हमने आप ही के शो पे काफी मिड कैप स्टॉक्स रेकमेंड भी किए थे और स्ट्रांगली एडवोकेट किया था कि कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए। हम उन्हीं नामों में बहुत बुलिश हैं। एनबीसीसी टॉप पिक है जो आज 1000 रुपए 1010 का भाव है, लेकिन इसमें आप 2 साल की वैल्यू लेके चलिए तो 2500 रुपए का भाव मिलेगा। बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्ले ऑन टियर 1, टियर 2 एंड मेट्रो सिटीज। पीएसयू स्टॉक्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। सेकेंड है गोदरेज प्रॉपर्टीज, आपके यहाँ ही 290-95 में हमने बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किया था, अभी उसमें काफी चाल आ गई, 350 है, लेकिन कोई भी डिक्लाइन मिले तो इसमें लीजिए। ये एक प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट प्ले अगेन ऑन कंस्ट्रक्शन और पीडब्ल्यूडी नेम है, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन है और कंपनीज के पास ऑर्डर फ्लो बहुत पॉजिटिव है। थर्ड है डिश टीवी, यहीं पे आपके यहाँ 72 रुपए पे हमने बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किया था क्योंकि उस पर सर्विस टैक्स हाइक की अटकलियां लग रही थी और वो आया नहीं और एक कंजम्पशन प्ले पे वो बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मर है। उसके अलावा ग्रुप फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, ये लार्ज कैप में बहुत अच्छे आउट परफॉर्मर्स हैं। तो मैं आपको नाम, लेकिन दो मैं लार्ज कैप आपके यहाँ आज सजेस्ट करूंगा जो अंडर परफॉर्म किया है कुछ टाइम के लिए, बट हमें लगता है कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स दे कैन बी आउट परफॉर्मर्स। पहला है कोल इंडिया, ये आफ्टर 8% डिविडेंड यील्ड है और अभी क्योंकि पीबॉडी विच इज एन अमेरिकन जो 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया, उसका एक रिपल इफेक्ट ऑन कोल इंडिया आया है। हाउएवर कोल इंडिया इज सिक्लूडेड क्योंकि उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज पिकिंग अप वेरी वेरी स्ट्रांगली और हमें लग रहा है पावर, शिपिंग, इनलैंड रिवर वेज, ये सब जो प्रेरोगेटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, कोल इंडिया विल बी अ वेरी वेरी बिग बेनिफिशियरीज, नॉट असाइड द रेलवे साइड ऑल्सो। सेकेंड है टाटा पावर, जहां हमें लगता है मेक इन इंडिया एज अ यूटिलिटी और जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट पे जो प्राइसिंग की इनको फ्रीडम दी गई है, हमें लगता है टाटा पावर और कोल इंडिया ऑन लार्ज कैप्स कैन बी आउट परफॉर्मर्स। 2 छोटे मिड कैप आपके नाम लूंगा जो हमारे यहां से बहुत अच्छे निकल चुके हैं पहले भी। एक डीसीबी है
डीसीबी के रिजल्ट्स मच बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन था और अभी स्टॉक रन अप होकर आई थिंक 88-89 के बीच में है, लेकिन कहीं भी आपको इसमें वीकनेस दिखे बिकॉज मार्केट में करेक्शन इमिनेंट है नेक्स्ट वीक तक, तो आपको 82-83 में ये मिले तो ये लीजिए, क्योंकि ये ट्रिपल डिजिट में जरूर शेयर जाएगा। तो डीसीबी और ग्रुप फाइनेंस हमारे टॉप पिक्स होंगे ऑन द बैंकिंग एंड एनबीएफसी साइड। ओके भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही हेमंत, देखिए गर्मी जिस तरह से बढ़ी है, हिताची होम में अब तक दुगने वॉल्यूम हो चुके हैं पिछले 10 दिनों के एवरेज के मुकाबले, तो फ्रिज और एसी पर भी लोग काफी बुलिश हैं। जी हाँ, और हम देख रहे हैं सोमवार से ये जो तेजी देखने को मिली है पूरे के पूरे सेक्टर में वो आज बरकरार है। और वेंकीज देखिए गर्मी का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है लोगों को, ये सब महंगा हो गया। चिकन एग आप देखिए, वेंकीज का स्टॉक जो हम बता रहे थे वो भी 4-5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो गर्मी का असर काफी सारे सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ लेंगे हम आपसे विदा, लेकिन प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। प्रियंका बताइए क्या खास है आज? हेमंत, आप कह रहे थे कि चिकन और एग के दाम बढ़ गए, दाल भी बहुत महंगा हो रहा है, तो फिर हम देखने वाले हैं कि आज दाल की चाल कैसे रहेगी कमोडिटी बाजार में। तो सबसे पहले तो मैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर हम नजर बनाएंगे, उसके बाद दमदार कमाई का आइडिया तत्काल ट्रेड आइडिया में देंगे। अभी हाजिर हो रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर।